वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहला इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो इम्पोर्टेंट दिमाग में आता है वो है एरिस्टोटल। और सॉरी, वो है अपना अ, कौटिल्य भाई साहब, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2018 में आया था। तो कौटिल्य के बारे में ये लिखा हुआ है कि कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ सप्तांग थ्योरी के बारे में क्या है। सप्तांग थ्योरी में उन्होंने 7 अंग बताए हैं स्टेट के। सबसे पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, फिर है दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, सेना, मित्र। अब उन्होंने इसके अलग अलग मतलब बताए हैं। अमात्य को बोला है, अमात्य को आंखें बोला है। अमात्य मिनिस्टर होता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उसके आंखों बोला है। सूर्य मतलब फ्रेंड को क्या बोला, फ्रेंड आपका कान है, वो आपको बताता है कि भाई क्या चल रहा है तेरे आसपास। फिर है दुर्ग। दुर्ग को क्या बताया कि दुर्ग जो है वो बताता है हाउ स्ट्रांग यू आर, आपकी भुजाएं बताता है। कोष जो है, कोष जो है वो आपका मुख है। भाई आपका पैसा बोलता है ना, जो बोलते हैं पैसा बोलता है, तो वो वाली चीज है कि कोष आपका जो है वो आपका मुख है। फिर है कौटिल्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला, तो मैं आपको बता देता हूँ, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय बना। उन्होंने, कौटिल्य एक पहला बंदा था जिसने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक डिफरेंट सब्जेक्ट बनाया था। दूसरा, उसने राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित, उन्होंने राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, उस सही तरीके से कैसे चलेगी उसके बारे में उसने बताया था। ये बिल्कुल सही है। पर लेकिन उसने नीति शास्त्र की परंपरा शुरू नहीं की थी। नीति शास्त्र की परंपरा शुरू किसने की थी? नीति शास्त्र की परंपरा शुरू करने वाला मनु को माना जाता है। तो ये चीज इसके बारे में गलत है। ये नेट में 2018 में आया था। फिर अब मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएलटी ग्रेड में पूछा गया था। ये 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। फिर उसके बाद है मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए। सप्तांग थ्योरी बताइए, 7 अंग है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। कई बार पूछ लेते हैं सेवंथ पार्ट कौन सा है? मित्र है सेवंथ पार्ट। तो पुरोहित इसमें कुछ नहीं है। कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है भाई? कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 भाग होते हैं। अगर आपको एडिशनली कुछ जानना है तो 15 भाग होते हैं, 180 प्रकरण होते हैं तथा 150 अध्याय होते हैं। श्लोक और जान लो 6,000 हैं, पर लेकिन इतना जरूरी नहीं है, 15 भाग इनफ है। अब ये स्टेटमेंट किसने बोला? यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। देखो भाई, एक डिवाइन थ्योरी होती है स्टेट की, डिवाइन थ्योरी ऑफ अ स्टेट, या हिंदी में उसे बोला जाता है कि दैविक दैविक परंपरा या दैविक प्रिंसिपल। तो उसमें क्या बोला जाता है कि जो राजा होता है वो एक जो भगवान का होता है वो उसका रूप होता है। जो राजा होता है, राजा भगवान का रूप माना जाता है। सारी पावर उसी में है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसीलिए बोला गया है उसने कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ह्यूमन को और ईश्वर को कंपेयर किया जाता है। राजा को भगवान का एक अवतार माना जाता है। अब गांधी जी ने 4 आश्रम लगाए बनाए थे उनके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो, 2 आश्रम तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाए थे। फिनिक्स आश्रम 1904 में, टॉल्स्टॉय 1910 में, कोचरवा आश्रम उन्होंने 1915 में बनाया था, और सेवाग्राम आश्रम उन्होंने 1936 में लास्ट में बनाया था। तो पूछ लेते हैं कभी कोई सेवाग्राम आश्रम की डेट पूछ लेते हैं, 1936 में बनाया था। फिर उसके बाद है अगन्य सूत के कितने, देखो अगन्य सूत क्या है? देखो, अगन्य सूत्र बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उनके 34 सूत्रों में से 27वां सूत्र है, वो है अगन्य सूत्र। ये 2 चीजों की बात करता है: जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म के बारे में बात नहीं करता। तो सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी, एक तो 27वां सूत्र है, बौद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताता है, समाज व्यवस्था एवं जाति की उत्पत्ति के बारे में बताता है। अभी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जल है। गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति को, गांधी एक पहला बंदा था मॉडर्न इंडिया में जिसने पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन लाया, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करी। और कब करी शुरुआत? उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के टाइम करी, जब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में एक एकता बनाई। और किस लिए लड़े? ताकि वो टर्की के जो राजा था, टर्की में जो मुस्लिम का प्रॉफिट था उसको हटा रहे थे उसकी जगह पे, उसको तो मुस्लिम्स को अपने एक रिलीजियस फ्रीडम नहीं दे रहे थे, रिलीजियस स्पेस नहीं दे रहे थे। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की। तो गांधी इज द फर्स्ट पर्सन इन मॉडर्न इंडिया हु स्पिरिचुअलाइज, जिसने स्पिरिचुअलाइज किया पॉलिटिक्स। उसने क्या किया? उसने पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री करवा दी रिलीजन की।
तो उसने क्या लिखा है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इसके बाद जब आप असर्शन रीजन करते हो तो अब इसमें बिकॉज लगा लो, क्योंकि लगा लो, बिकॉज राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव से यह सांप्रदायिक रंग ले लेती है। अगर धर्म नहीं होगा तो ये सांप्रदायिक हो जाएगी, अलग अलग में बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन सही है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा है। किसका विचार था, कला धर्म और दर्शन केवल रूप से भिन्न है, इसके ध्येय समान है। कला धर्म सिर्फ दिखने में अलग है, पर लेकिन इनका जो ध्येय है वो सेम है, इसका जो उद्देश्य है, ध्येय है, सब सेम है। हीगल की स्टेटमेंट है, काफी पॉपुलर है। फिर उसके बाद है अगन सूत्र के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि ये दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, बौद्धिज्म से रिलेटेड है, और दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। कौटिल्य की दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की में कितनी प्रकृतियां हैं। कौटिल्य ने जो अपनी मंडल सिद्धांत दिया उसमें 72 प्रकृतियां हैं। कितनी है, 72 प्रकृतियां, ये आप याद रखिएगा। एक चीज और नोट करिए कि राजाओं की संख्या पूछी जाती है, 12 राजा हैं और 72 प्रकृतियां हैं। ठीक है। मनुस्मृति के राज्य का स्वरूप है सवाई सावयवी, सावयवी बोला था। मनु किसमें बता, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट में, जिसमें भगवान को और राजा को एक माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या होता है। जो कौटिल्य कौटिल्य के मंत्री परिषद में हर तरीके का इंसान था। वो धर्म जात नहीं देखता था, वो देखता था योग्यता, अगर किसी में योग्यता है तो उसे एंट्री देता था अपनी मंत्री परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो मैंने भी बताया था, कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है। सप्तांग थ्योरी में कौन कौन से, दोबारा रिवाइज कर लीजिए आप। स्वामी है, अमात्य है, कोश है, दंड है, दुर्ग है, जनपद है, मित्र है। अमात्य को आई बोलते हैं, कोश को माउथ बोलते हैं, दुर्ग को हैंड्स बोलते हैं, मित्र को आपके ईयर्स बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। किसने बोला कि भैया कि कौटिल्य का जो सब मंडल सिद्धांत है दैट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पावर। ये ए एस अटलेकर है। ये आप, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद ही करना है। किसी ने स्टेटमेंट दिया तो ए एस अटलेकर साहब ने बोला कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है शक्ति संतुलन पर आधारित है। मनु के विराट पुरुष में कितने, अवधारणा में राजा के पास कितने देवता होते हैं। विराट पुरुष में 8 देवता होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन आपको इसे रखना पड़ेगा, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। कौटिल्य ने अपने राजमंडल से विजिगिषु, देखो कौटिल्य ने अपने जो मंडल थ्योरी दी है उसके अंदर एक शब्द आता है विजिगिषु। आप आपके विजिगिषु वो राज्य होता है जो मिडिल राज्य होता है, बीच में होता है, कोनो दो राज्यों के बीच का जो राज्य होता है सब विजिगिषु कहते हैं। अब विजिगिषु का मतलब क्या बोला जाता है उसने, जिसमें जीतने की इच्छा हो, जो जीतना चाहता हो उसे उसने विजिगिषु बताया है। ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला था, 1917 में चालू किया था। नमक सत्याग्रह को 1930 में चालू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में किया। असहयोग आंदोलन 1920 में किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं, अभी बताया था कि मनुस्मृति में 72 अध्याय, सॉरी 12 अध्याय हैं, प्रगतियां 72 हैं, और कितने राजा हैं, 12 राजा हैं। ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपका सही रहेगा। क्षण गुण नीति, अब देखो कौटिल्य ने एक और नीति दी है क्षणगुण नीति, और उसमें अलग अलग मतलब बताए, सप्तांगे बताए, वैसे क्षणगुण की भी बताए हैं। तो जिसको सिक्स फोल्ड थ्योरी बोलते हैं, अभी मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, यहाँ देखिए आप। उसने सिक्स फोल्ड थ्योरी जिसको षडगुण नीति बोलते हैं, इसमें पहला बोलता है संधि। अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही है और आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत सकते, संधि कर लो, बराबर का राजा है, संधि कर लो उससे। विग्रह, एक दूसरे राज्य के विषय में दुराग्रह फैलाना, प्रोपोगंडा फैलाना एक दूसरे के, उसको बोलते हैं विग्रह। तीसरा है यान। अब अब आपको लगता है कि सामने वाला कमजोर है तो आप उस पर आक्रमण कर दो, आक्रमण की नीति को बोलते हैं यान। आसन का मतलब क्या है, विशेष परिस्थिति में होना। अब आपके, अगर आपको फाइनेंशियली वीक हो, इकोनॉमिकली वीक हो, मिलिट्रली वीक हो, तो उस टाइम आप शांत रह लो, मौन करके चुपचाप बैठ जाओ, दैट इज आसन, आसन लगा लो। संशय का मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए स्वयं को समर्पण कर देना, ये होता है संशय। और द्वैत, द्वैत भाव क्या होता है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि, मतलब आपने डिप्लोमेटिकली इससे भी संधि कर ली और उससे भी संधि कर ली, आपके दिमाग में कुछ और है, गोल क्या है। तो ये है सिक्स फोल्ड थ्योरी ऑफ कौटिल्य, जिसके अंदर भाई मैत्री तो नहीं आती, विग्रह आता है। विग्रह का मतलब है प्रोपेगेंडा, यान का मतलब फाइट, संधि का मतलब ट्रीटी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट, देखो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा और सेम पूछा 17 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और सेम टू सेम ऑप्शन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम ऑप्शन, चार के चार, मतलब क्रोनोलॉजी तो अलग कर रखी है, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए।
कौन सा अशुद्ध है? कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, भाई भीष्म ने लिखे शांति पर, प्लेटो ने लिखे लॉज, मैकेवली ने नहीं लिखी राजनीति, एरिस्टोटल ने लिखी है पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल लिखता है पॉलिटिक्स का किताब। भारत में निम्न प्राचीन ग्रंथों ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत बताया गया? दैवी सिद्धांत मैंने आपको बताया कि भाई दैवी सिद्धांत में राजा को भगवान के बराबर माना जाता है, उसका एक अवतार माना जाता है। मनुस्मृति जो है वो मानती है इस चीज को, दैवी स्थिति। ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? भाई कौटिल्य की अर्थशास्त्र भाई अर्थशास्त्र पे नहीं है, इधर मत लगाना, ये आंसर है बी, राजनीतिक शास्त्र पे है वो। अब पूछा है भाई कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में के निर्माण करने वाले कितने राजा? भी मैंने आपको बताया, तो भाई दो तीन चीजें आप इसके याद कर लो, राजा 12 हैं, 72 इसकी प्रकृतियां हैं। ये बार बार पूछा था और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको याद रखना है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? भाई अब मनुस्मृति का पूछ लिया, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, ये जीडीसी में पूछा गया था। फिर उसके बाद है, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को मूर्ख किसने कहा है? जो जो राजा किसको मूर्ख बोला है? जो खुद चलाने कहता है, मनु ने बोला है उस राजा को मूर्ख बोला है जो शासन को खुद चलाना चाहता है। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? देखो अब मैं ट्रस्टीशिप समझा देता हूँ। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बोला पूंजीवादियों को, जो कैपिटलिस्ट थे, कि भाई जो तुमने इतनी सारी पूंजी इकट्ठी कर रखी है, तुम इसके ओनर नहीं हो, तुम इसके ट्रस्टी हो। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? जो इंसान की देख रेख करता है। ओनर नहीं होता, ट्रस्टी होता है वो इन्होंने इसलिए कहा ताकि वो उन लोगों के अंदर एक नैतिकता का जागरण हो, उनके अंदर दे उनके अंदर नैतिकता है, ताकि वो उनकी जो पूंजी इकट्ठी हुई है वो आपस में लोगों में भी बांट सकें उसको। इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट। और इसीलिए वो इसीलिए गांधी जी को बोला जाता है कि वो कैपिटलिज्म तो चाहते थे, पर लेकिन सही तरीके से चाहते थे, उसके अंदर नैतिकता चाहते थे, कैपिटलिज्म में पूंजीवाद में नैतिकता। गांधी ने न्याय न्यासधारित सिद्धांत को, न्यासधारित सिद्धांत मतलब कि अपना ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट किस को सपेक्ष में कहा जाता है? मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। कैपिटलिज्म के अंदर एक मानवीय चेहरा लगा दिया और वो प्रस्तुत कर दिया, इसको बोला जाता है उनके ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट को, पूंजीवाद के ऊपर एक मानवीय चेहरा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम थी। फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? जो उनका ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी में से इनडायरेक्टली इसको अपना मत समझो, ये दूसरों का भी, एक तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपको। तो इसलिए उन्होंने एक तरीके से उसका एक आर्थिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्याय ट्रस्टीशिप का लक्ष्य है, ट्रस्टीशिप का लक्ष्य क्या है? एक वर्गहीन विहीन समाज की स्थापना करना। क्योंकि जब आप किसी के ओनर नहीं होगे, आप उसके ट्रस्टी होगे, तो आपके अंदर ये एक वो बात नहीं आएगी, मैं स्वयं सत्ता की बात नहीं आएगी। तो एक एक कौन सा वर्ग बनेगा? वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, यहाँ पे सब इक्वल होंगे। अमीरों का नैतिक विकास, गरीबों का आर्थिक विकास, वर्गहीन समाज की स्थापना, आर्थिक समानता की बात की गई है ट्रस्टीशिप में। निम्न में से क्या महात्मा गांधी को स्वराज्य की अवधारणा का अंग नहीं था? अब उन्होंने स्वराज्य की बात कही है, स्वराज मतलब स्वयं का राज्य। वो स्वशासन की बात करते हैं इसके अंदर, बिल्कुल सही। सर्वहित की खोज की बात करते हैं, बिल्कुल सही। नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नैतिकता की बात करते हैं पर वो विधि का शासन नहीं मानते। गांधी जी को एनार्किस्ट बोलते हैं। एनार्किस्ट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई एक स्टेट नाम की चीज, वो स्टेट में बिलीव नहीं करते थे, तो इसलिए वो विधि का शासन नहीं चाहते थे। आगे आपको इसमें पता चलेगा इसमें। फिर गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? गांधी जी की आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें वो बचपन से लेके 1921 तक की सारी चीजें हैं उनके अंदर की, उनकी जो भी 1921 तक जो भी उनके साथ घटा वो हुआ है। 1915 में वो इंडिया आए थे, और ये आपको पता होना चाहिए 1927 में ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पहला बंदा था जिसके ने पॉलिटिक्स के अंदर, मॉडर्न इंडिया में जिसने पॉलिटिक्स के अंदर स्पिरिचुअलाइजेशन लाया, तो इसलिए उनको स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे उन्होंने किया बल दिया। अब देखो असर्शन और रीजन है, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता और समानता, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी के दो स्तंभ है। दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वगीण विकास है। भाई दोनों नहीं होंगे तो इंसान का सर्वगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दोनों असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है। फिर है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य हो?
अब गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि भाई राज्य हो, तो उन्होंने प्रत्येक गांव को पंचायत को गणराज्य बता दिया। तो ये गांधी जी ही हैं, क्योंकि गांधी जी अनार्किस्ट हैं। एक तरीके से अपनी जो थ्योरीज है उन्होंने वो प्रूव होता है कि वो अनार्किस्ट हैं। अब महात्मा गांधी का विचार कहाँ कहाँ से प्रभावित हुआ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कई बार पूछा जाता है। थॉरियू से, टॉल्स्टॉय से और रस्किन से। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट लिए। ईस्ट, अपने पहले ईस्ट में क्या, अपनी माता से वो प्रभावित थे। अब माता से प्रभावित थे तो उन्होंने वहां से माता से क्या लिया, वैष्णव धर्म लिया। माता जी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिया, वैष्णव धर्म से प्रभावित हो उन्होंने जैन व बौद्ध धर्म, गीता व उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संत की वाणियां तथा उपदेश लिए। पश्चिम में उन्होंने बाइबल से वो प्रभावित थे, खासकर बाइबल का सरमन ऑफ द माउंट से वो प्रभावित थे। टॉयस्टॉय से थे, जॉन रस्किन से, थॉरियू से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लिया है। आगे आएगा ये। गांधी जी ने एक मिशनरी डोक को बताया था कि उन्होंने एक मिशनरी से कहा कि अहिंसक प्रकृति की कल्पना मुझे सर्वप्रथम, सबसे पहले अहिंसक प्रकृति की कल्पना श्यामल भट्ट, एक बंदे का नाम आता है श्यामल भट्ट, रचित गुजराती कवि से ली गई थी। जो उन्होंने अहिंसा का जो अपना जो प्रिंसिपल है वो श्यामल भट्ट से श्यामल भट्ट से उन्होंने लिया, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने लिया श्यामल भट्ट से। तो आप ये चीजें याद रखिए, श्यामल भट्ट हो गया, बाइबल हो गया, जॉन रस्किन हो गया, थॉरी हो गया, उनका ये था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज्य से पहले है। निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को निम्नलिखित किया जाए। अहिंसा के लिए प्री कंडीशन क्या है, अहिंसा क्यों, अहिंसा के अनिवार्य शर्त क्या है, कि संघर्ष का सामना करना और स्पंद खड़े रहना। उन्होंने बताया था कि भाई अगर आपको अहिंसा रखनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और संबंध खतरे को जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इजी टास्क नहीं है। गांधी जी का स्वशासन में अभिप्राय था शासन के नियंत्रण से स्वतंत्र होना। वही सेम बात है, वो स्टेट को नहीं चाहते थे, तो शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना गांधी जी का स्वशासन का अभिप्राय था। निम्न में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्य का अंग नहीं है। तो गांधी जी ग्राम उद्योग की बात करते हैं, हमारे आर्टिकल 40 डीपीएसपी में इसकी बात की गई है। 41वीं संघ की बात करते हैं, वो गौरक्षक की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना की वो बात नहीं करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी जी ने अपने उन्होंने बोला है कि भाई समाजवाद को मैं नहीं मानता, मेरे समाजवाद की जगह मेरा सर्वोदय अच्छा है। सर्वोदय उन्होंने कहाँ से लिया है, वो सर्वोदय उन्होंने अपना जो लिया है वेस्टर्न थॉट से लिया गया है। अब उन्होंने इसमें लुई फिशर एक बंदा है, उसको ये बोलते हैं कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। लुई फिशर को कहते हैं गांधी जी मैं सच्चा समाजवादी हूँ। गांधी जी के प्रमुख विचार हैं, गांधी जी के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। सत्य और अहिंसा, समाजवाद, पंचायती राज, पर लेकिन जाति विहीन समाज की बात नहीं करते, वो जाति विहीन समाज की बात नहीं लिखी उन्होंने। फिर उसके बाद है असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया, काफी बार पूछा जाता है, थॉरियो से लिया गया है। अब कुछ बुक्स हैं जो मैच करनी है गांधी जी के बारे में, ये काफी नेट में भी आती हैं, ये पीजीटी में भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। के एन बोस ने लिखी है स्टडीज इन गांधीज्म, स्टडीज इन गांधीज्म किसने लिखी है, के एन बोस ने। जे जे एन धवन ने लिखी है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ गांधी। सिर्फ महात्मा गांधी लिखी है, वी जोन्स ने लिखी है द गांधीयन फिलोसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्टेम्स जोन्स। देखो भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू लर्न देम, आपको याद करना ही पड़ेगा इन चीजों को। गांधी जी के अनुसार राज्यों के कार्य में वृद्धि की जानी चाहिए। गांधी जी के अनुसार राज्य के कार्यों की वृद्धि बिल्कुल गलत है। मैंने उनको बताया कि वो राज्य के खिलाफ थे, राज्य के कार्यों में वृद्धि नहीं, वो राज्य के कार्यों में गिरावट चाहते थे। अगर ना हट सके राज्य, उसमें गिरावट कर दो। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। राज्य एक आत्महीन यंत्र है, राज्य में कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा विहीन यंत्र है, ये गांधी जी की स्टेटमेंट है। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी को की स्थिति को सही रूप से प्रयुक्त करता है। गांधी जी के बारे में क्या सही है, साध्य को छोड़ दो यदि साधना अपवित्र हो। गांधी जी क्या कहते थे, अगर आप काम कर रहे हो, काम करने का तरीका भी सही होना चाहिए और एंड रिजल्ट भी सही होना चाहिए। अगर आपका तरीका सही नहीं हो रहा, एंड रिजल्ट सही है, वो उसको भी नहीं मानते थे। तो साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र हो। संपत्ति चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्क्स में से हिंसा निकाल दो तो गांधीवाद है, ये भी गलत है। जो छोटा है वो सुंदर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। आई होप आपको ये पसंद आएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं पूरे 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।